तो लास्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन कर रहा था सोल्ट मार्च के बारे में, डांडी मार्च के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था सोल्ट मार्च के बारे में, जो कि गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1930 में। इस सोल्ट मार्च में गांधी जी ने सोल्ट को बना करके, ठीक है, अंग्रेजों का जो सोल्ट लॉ था दैट वाज ब्रोकन बाय गांधी जी। ओके, अब जब गांधी जी के द्वारा ये जो सोल्ट बना करके सोल्ट लॉ को ब्रोक किया गया, ठीक है, देन गांधी जी स्टार्टेड अ मूवमेंट विच इज नोन एज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था दैट वाज अ स्टार्टिंग पॉइंट वेयर सोल्ट लॉ वाज ब्रोकन बाय गांधी जी। ओके, ये सब हम लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुके थे। उसके बाद मैंने बताया था कि ये सोल्ट मार्च के बाद गांधी जी बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। उसके बाद जो सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ गांधी जी का, ठीक है, सो गांधी जी बिकेम वायरल। अगर अभी के शब्दों में बोले तो गांधी जी बिकेम वायरल। ओके, दिस मैन बिकेम वायरल। ओके, एंड लॉट्स ऑफ पीपल स्टार्टेड सपोर्टिंग गांधी जी नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो गांधी जी को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो लोग डर गया। वो लोग को लगा कि भाई गांधी जी को जब इतना सपोर्ट मिल रहा है तो अगर इस सिचुएशन को यहाँ पर हैंडल नहीं किया गया तो फिर काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ सकता है। उसके लिए राउंड टेबल मीटिंग बुलाया गया था। तो पहला जो राउंड टेबल मीटिंग था दैट वाज कंडक्टेड इन लंदन इन 1931। ठीक है, लेकिन इस राउंड टेबल मीटिंग में ओनली फ्यू लीडर became part of this round table meeting, so that's why this first round table meeting failed. उसके बाद फिर क्या हुआ, 1932 में सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग बुलाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इस राउंड टेबल मीटिंग में गांधी जी अलोंग विथ सम कांग्रेस लीडर सपोर्टेड एंड पार्टिसिपेटेड इन दिस राउंड टेबल मीटिंग। इसमें गांधी जी सपोर्ट किए थे और इस राउंड टेबल मीटिंग में पार्ट भी बने। लेकिन इसमें जो गांधी जी का जो डिमांड था, ठीक है, वो गांधी जी के द्वारा रखा गया, जिसमें पहला डिमांड था कि इंडियन लोगों को पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करने का फ्रीडम मिलना चाहिए। दूसरा था कि सोल्ट लॉ जो था, ठीक है, उसको वापस लिया जाना चाहिए। सोल्ट का जो प्राइसेस है उसको रिड्यूस करना चाहिए। जो अमाउंट ऑफ टैक्सेस है दैट शुड ऑल्सो बी रिड्यूस्ड। एंड द लास्ट डिमांड दैट वाज स्वराज ऑफ इंडिया। ओके, तो ब्रिटिश लोग सारा डिमांड वो एक्सेप्ट कर रहे थे बट स्वराज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो ये वाला जो राउंड टेबल मीटिंग था सेकेंड वाला वो भी फेल हो गया। फाइनली थर्ड जो राउंड टेबल मीटिंग था वो 1933 में बुलाया गया, लेकिन ये राउंड टेबल मीटिंग भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये गांधी जी के द्वारा ये बहुत बड़ा मूवमेंट को लीड किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तो ये जो मूवमेंट था गांधी जी का, ठीक है, लिमिट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। अब ये जो मूवमेंट था इसका लिमिटेशन क्या था, ठीक है, इस लिमिटेशन को आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे कांग्रेस पार्टी क्या था कि कांग्रेस पार्टी कोई भी मूवमेंट को जब चलाती थी तो उसमें कांग्रेस पार्टी जो दलित लोग होता था, ठीक है, उन लोग को उसमें पार्टिसिपेट करने नहीं देती थी। चाहे इससे पहले हम लोग बात करें, चाहे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का बात करिए, सोल्ट मार्च का बात करिए, नन कोऑपरेशन मूवमेंट का बात करिए, चंपारण मूवमेंट का बात करिए, गांधी जी के द्वारा वटेवर मूवमेंट वाज इनिशिएटेड इन दोज मूवमेंट, और चाहे कांग्रेस पार्टी के द्वारा कोई भी मूवमेंट चलाया जाता था तो उसमें कांग्रेस पार्टी को उसमें मतलब दलित को इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न था कि उस समय मतलब दलित और जो हाई क्लास के बीच में बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन था। ठीक है, तो सोसाइटी में तो कांग्रेस पार्टी को लगता था कि अगर दलित लोगों को
किसी मूवमेंट में अगर इंक्लूड करेंगे तो जो हायर कास्ट के लोग हैं जैसे ब्राह्मण, राजपूत, ठीक है, या फिर और भी हायर कास्ट के लोग हैं, वो लोग शायद मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, ऐसा उन लोगों को लगता था। इसीलिए दलित लोगों को पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता था। तो इसका कंसिक्वेंस क्या हुआ? व्हाट वाज द कंसिक्वेंस? इसका कंसिक्वेंस हुआ कि आप देखिए, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, he was a leader of Dalit people, okay, so he started demanding separate election for Dalit people, okay, मतलब सोचिए ये सेपरेट इलेक्शन का डिमांड करने लगा कि ठीक है, अगर ब्रिटिश के खिलाफ में कोई भी मूवमेंट में अगर दलित लोग को पार्टिसिपेट अगर नहीं किया दिया जाता है तो बढ़िया होगा कि दलित के लिए सेपरेट इलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए, दलित लोग अपना सेपरेटली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, उन लोग का सेपरेट सीट होगा, ठीक है, ये सारा डिमांड होने लगा, ठीक है, किसके द्वारा? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। अब सोचिए, हालांकि ये जो डिमांड था डॉक्टर अम्बेडकर का, उस डिमांड के अगेंस्ट में थे गांधी जी, ठीक है। गांधी जी का मानना था कि अब देखो मुस्लिम जो कम्युनिटी थे, दे वेयर ऑल्सो डिमांडिंग सेपरेट इलेक्शन, और अगर मान लेते हिंदूज़ में भी अगर दलित लोग, दे विल डिमांड सेपरेट इलेक्शन, ठीक है, एंड जनरल विल ऑल्सो हैव सेपरेट इलेक्शन। तो यहाँ पर आप देखिए तो सोसाइटी तो डिवाइड हो गया। अब सोसाइटी डिवाइड हो गया, सोसाइटी में यूनिटी रहेगा ही नहीं, तो फिर कोई नेशनल मूवमेंट को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाएगा? इसीलिए गांधी जी इस मूवमेंट के मतलब ये जो डिमांड था अम्बेडकर का, ये डिमांड से के अगेंस्ट में थे गांधी जी। गांधी जी को लगता था कि ये डिमांड जस्टिफाइबल नहीं है, ठीक है। हालांकि गांधी जी कई बार जो है कन्वे करते हैं भीमराव अंबेडकर को कि आपका जो डिमांड है वो सही नहीं है, ये सोसाइटी को और क्या करेगा? डिवाइड करेगा। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर को लगता था कि अगर दलित को अपना राइट्स अगर नहीं दिया जाएगा तो ऐसे में दलित लोग के लिए सेपरेट इलेक्शन ही सही होगा, ठीक है। तो इस तरह का डिमांड चल रहा था। तो इससे क्या हुआ कि गांधी के बीच में और अंबेडकर के बीच में एक टेंशन क्रिएट हो गया, ठीक है। और वो टेंशन का कंसिक्वेंस ये हुआ कि गांधी जी जो है भूख हड़ताल पर बैठ गए, ठीक है। महाराष्ट्र का पुणे शहर में वो भूख हड़ताल पर बैठ गया, क्योंकि गांधी जी का कहना था कि जब तक अंबेडकर अपना मतलब जो प्रपोजल है जिसमें वो डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्शन फॉर द दलित पीपल, ही वाज डिमांडिंग फ्रॉम ब्रिटिश, वो जब तक वो वापस नहीं लेंगे तब तक वो अपना भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। तो इस तरह का जब उनका जब हट था, इस तरह का उनका बात था, ठीक है। तो गांधी जी के इस तरह का वचन या इस तरह का बात या आर्ग्यूमेंट को देखते हुए फाइनली क्या होते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो होते हैं वो ही वापस अपना बात से हट जाते हैं, ठीक है। वो सोचते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर गांधी जी कह रहे हैं तो चलिए उन्हीं का बात, ठीक है, रखा जाएगा। तो इस तरह से गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में एक पैक्ट हुआ। पैक्ट का मतलब होता है समझौता, पैक्ट मतलब होता है समझौता। तो गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में एक पैक्ट हुआ जिसको हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, एंड दिस पूना पैक्ट वाज साइंड इन 1932। तो ये इसमें अब ये दोनों के गांधी और अम्बेडकर के बीच में जो ये पूना पैक्ट हुआ उसका मतलब कंक्लूजन क्या था, ये किस आधार पर या किस मतलब ग्राउंड पर ये मतलब पैक्ट हुआ था ये दोनों के बीच में, ठीक है। तो पहला ग्राउंड था रिजर्व सीट्स गिवन फॉर द दलित्स, मतलब गांधी जी इस बात को एक्सेप्ट कर लिए या इस डिमांड को पूरा कर दिया कि ठीक है, दलित लोगों के लिए सेपरेट इलेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन हाँ उन लोग के लिए कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया जाएगा ताकि दलित कम्युनिटी को भी समाज के मुख्य धारा में लाया जा सके, ठीक है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाया जा सके, ठीक है।
लेकिन बदले में गांधी जी बोल दिए थे कि नो सेपरेट इलेक्ट्रेट्स, मतलब कोई सेपरेट इलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह का दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पूना पैक्ट के बारे में बताइए, तो देख लीजिए ये पूना पैक्ट का डेट भी आपको याद रखना चाहिए कि पूना पैक्ट दैट वाज डन बिटवीन गांधी जी एंड नो डाउट डॉक्टर अंबेडकर, ओके, इन 1932। तो ये भी एक इंसिडेंट था, ठीक है, जो कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान ही ये हुआ था। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि कांग्रेस जो है वो हमेशा रिप्रेजेंट करता था, मेनली रिप्रेजेंट करता था हिंदूज लोगों को, ठीक है, और हिंदूज लोगों को, और उसमें हायर कास्ट हिंदूज को वो सपोर्ट करता था। ठीक है, इसीलिए ये विवाद, ये टेंशन अंबेडकर और गांधी के बीच में हुआ था, जिसको बाद में पूना पैक्ट के जरिए रिजॉल्व किया गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, अब देखिए, अब अगला है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। जैसे कि आप अगर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ये चैप्टर आप पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा जर्मनिया के बारे में कि कैसे जर्मनी के लोग जो जर्मनी का जो कंट्री था, ठीक है, उसको एज अ फीमेल फिगर के रूप में प्रेजेंट किया जाता था। ठीक है, जिससे नेशनलिज्म क्या किया जा सके, राइज किया जा सके लोगों के अंदर। उसी तरह से अगर हम इंडिया में बात करें, ठीक है, तो स्प्रीड ऑफ नेशनलिज्म थ्रू सिंबल्स एंड कल्चर। इंडिया में भी नेशनलिज्म को सिंबल और कल्चर के द्वारा फैलाया जाना शुरू किया गया। मतलब जिसमें इंडियन कल्चर को, चाहे वो जितने भी कम्युनिटी इंडिया में रह रहे थे, सारे कल्चर को प्रमोट किया गया। ठीक है, ताकि लोग कनेक्ट हो सके कल्चरल के माध्यम से और लोगों में नेशनलिज्म को राइज किया जा सके। इसके अलावा भारत माता का स्टैचू बनाया गया, यू कैन सी हेयर। ठीक है, द इमेज ऑफ भारत माता बिकेम अ सिंबल। तो भारत माता का स्टैचू वगैरह बनाया गया। ठीक है, और ये एक तरह का सिंबल था, भारत माता को दिखाया गया। कई स्टैचू में ऐसा भी दिखाया गया कि भारत माता जो चेन से जकड़ी हुई है, इसका मतलब है कि भारत माता गुलाम है, जकड़ी हुई है, और भारत माता को हमें क्या करना चाहिए, आज़ाद करना चाहिए। तो ये सब एक तरह का सिंबल था लोगों में नेशनलिज्म को राइज करने का। ठीक है, और ये बिल्कुल पावरफुल सिंबल होता है किसी भी कंट्री के नेशनलिज्म को राइज करने का। इसके अलावा जैसा कि हम बोले, कल्चर को प्रमोट किया गया। ठीक है, और उसके अलावा सॉन्ग लाइक वंदे मातरम इंस्पायर्ड पीपल, मतलब वंदे मातरम जैसा सॉन्ग्स वगैरह लिखा गया। ठीक है, और उसमें भारत माता के प्रति लोगों का जो वंदना है, ठीक है, प्रेयर्स है, वो उसमें लिखा गया, जिससे लोगों के अंदर क्या किया जा सके, नेशनलिज्म को राइज किया जा सके। ग्लोरीफाइड इंडियाज पास्ट एंड क्रिएट प्राइड। इंडिया का जो पास्ट वाला जो कल्चर था, इंडिया का जो कल्चर था, उसको भी ग्लोरीफाई किया गया। ठीक है, और इस तरह से कल्चर को और सिंबलिज्म के माध्यम से और सॉन्ग्स वगैरह के माध्यम से क्या किया गया, नेशनलिज्म को राइज किया गया। जैसे अभी देखिए, अगर अभी के बारे में अगर हम बात करें तो अभी क्या होता है, बहुत सारा राष्ट्र के नाम पर बहुत सारा फिल्म वगैरह बनता है। जैसे आप उरी देखे होंगे, ठीक है, उसके बाद आप अभी हाल फिलहाल में धुरंधर वगैरह मूवी चल रहा है। ठीक है, तो इस सब में क्या होता है, एक राष्ट्र के प्रति लोगों का जो इमोशन होता है उसको अवेकन किया जाता है, उसको जगाया जाता है। ठीक है, ताकि राष्ट्र के प्रति लोग जुड़ाव महसूस करें। ठीक है, तो उस समय तो फिल्म वगैरह कुछ था नहीं। ठीक है, तो उसके लिए वो लोग क्या किया जाता था, इस तरह का स्टैचू वगैरह बनाया जाता था एक सिंबल के रूप में। ठीक है, सॉन्ग्स वगैरह प्रमोट किया जाता था, कल्चर वगैरह को ग्लोरीफाई और प्रमोट किया जाता था। ठीक है, और ये सब तरीका था लोगों में नेशनलिज्म को राइज करने का। ठीक है, इससे क्या होता था, इसके अलावा और क्या किया गया, फ्लैग्स वगैरह भी बनाया गया। ठीक है, कोई भी कंट्री का जो फ्लैग होता है उस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखिए इंडिया का अगर फ्लैग्स के बारे में बात
करें तो यहाँ पर कुछ फ्लैग्स वगैरह दिखाया गया है। बिगिनिंग में इस तरह का फ्लैग्स वगैरह बनाया गया था, फिर इस तरह का बनाया गया, फिर इस तरह का बनाया गया, ठीक है। तो फ्लैग्स ऑल्सो बिकेम अ सिंबल ऑफ यूनिटी, मतलब फ्लैग्स वगैरह भी क्या होता है, सिंबल ऑफ यूनिटी होता है। ये किसी भी भारतीय या किसी भी सिटीज़न को अपने देश के प्रति, अपने सोसाइटी के प्रति अटैचमेंट को क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये सब सारा एज अ सिंबल किया गया, ठीक है। कल्चरल सिंबल हेल्प्ड क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, मतलब जो कल्चर को प्रमोट किया गया, इससे लोग सेंस ऑफ बिलोंगिंग, मतलब लोग जुड़ाव महसूस करने लगे, अपने कंट्री, अपने मदरलैंड के प्रति जुड़ाव महसूस करने लगे, जिससे क्या हुआ, लोगों में नेशनलिज्म राइज हुआ। तो ये सब सारा चीज़ किया गया, ठीक है, जिसके कारण नेशनलिज्म लोगों में फैला। तो ये अगर हम बात करें, ये आपका 5वां पार्ट है इस वीडियो का, राइज ऑफ नेशनलिज्म का, ये पार्ट 5 है, ठीक है। इससे पहले 4 पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसमें मैंने हर टॉपिक के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है। तो मैंने क्या क्या बताया है, थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैं इसमें दे देता हूँ। तो मैंने इस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने सबसे पहला इसमें पढ़ा कि भाई महात्मा गांधी, जिसमें मैंने बताया था कि ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये चैप्टर बेसिकली महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशन और इंडिया में जो नेशनलिज्म को राइज किया गया उसके बारे में है, ठीक है। तो महात्मा गांधी 1915 में इंडिया आए, ठीक है। 1916 में वो कांग्रेस के जो अधिवेशन है, ये जो सेशन है, उसमें पार्टिसिपेट किए। उसके बाद गांधी जी ने कौन कौन सा मूवमेंट को ऑपरेट किया, जिसमें वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चलाए थे 1920 से 1922 के बीच में, ठीक है। उसके बाद वो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट चलाए थे, इसके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि गांधी जी का जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी था, दैट मीन्स गांधी जी का जो मूवमेंट करने का जो तरीका होता था, वो मूवमेंट करने का तरीका होता था सत्याग्रह, ठीक है। ये सब सारा मैंने वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो सत्याग्रह उनका जो मतलब मोडस ऑफ ऑपरेंडी होता था, मतलब कोई भी मूवमेंट में वो सत्याग्रह वाला कंसेप्ट को लगाते थे, जिसमें वो फोकस करते थे कि भाई कोई भी इनजस्टिस हो रहा है, उस इनजस्टिस के खिलाफ फाइट तो करना है, बट विदाउट वायलेंस। मतलब उनका जो मेन फोकस होता था वो क्या होता था, नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड मोरल प्रेशर। ये सब प्रेशर करके, क्रिएट करके वो अपना जो मूवमेंट थे उसको आगे बढ़ाते थे, ठीक है। तो हर मूवमेंट में वो इसको अप्लाई करते थे, जिसमें वो गांधी जी पहला जो मूवमेंट वो स्टार्ट किए थे, सो दैट वाज चंपारण मूवमेंट विच वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी इन 1970 इन द सपोर्ट इन फॉर द सपोर्ट ऑफ इंडिगो फार्मर्स, ओके। एंड सो this was the first movement of Gandhi ji. After that खेड़ा movement was started by Gandhi ji, ठीक है। इसमें भी फार्मर्स और पीजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए गांधी जी ये मूवमेंट स्टार्ट किए थे। आफ्टर दैट, ठीक है, कॉटन मिल वर्कर्स मूवमेंट, दिस मूवमेंट वाज आल्सो स्टार्टेड बाय गांधी जी 1918, ठीक है। ये जो मूवमेंट था गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया, और ये सारा जो मूवमेंट था सब में गांधी जी ने सत्याग्रह वाला जो कंसेप्ट है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट किए, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक्सप्लेन किया कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उसका क्या कंसिक्वेंस हुआ, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ तो उसका कंसिक्वेंस ये हुआ, ठीक है, कि ब्रिटिश लोगों का जो एक्सपेंडिचर था, डिफेंस एक्सपेंडिचर, वो हाई हो गया, ठीक है। जिससे क्या हुआ, ब्रिटिश लोगों ने कस्टम ड्यूटीज़ को इंक्रीज़ कर दिया, इनकम टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया, और जितना तरह का टैक्स वगैरह लिया जाता था वो सारा इंक्रीज़ कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब ये सब सोच के देखिए, अब अगर टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो डेफिनेटली उसका जो इंडियन है उस पर कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना। तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, उसका इम्पैक्ट पड़ा प्राइस राइज ऑफ एसेंशियल गुड्स। दैट मीन्स अब सोच के देखिए, अगर अभी के सिनेरियो में अगर बात करें, इफ
the state government or the central government mainly, if the central government increases the taxes, so in that case the prices of essential commodities definitely will go up, will increase. तो यही एग्जैक्ट यही चीज़ हुआ, ठीक है। ब्रिटिश लोगों ने जो टैक्सेस को बढ़ाया जिससे एसेंशियल कमोडिटीज़ का प्राइस इंक्रीज हो गया, ठीक है, और जो कॉमन पुअर पीपल था, ठीक है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया। और ये जो प्राइजेस इंक्रीज हुआ था वो 1913 से 1918 के बीच में इंक्रीज हुआ, ठीक है। और इसी बीच में क्रॉप्स फेलियर्स हुआ और इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक भी आया। ये सब सारा एक्सप्लेन मैं सारा वीडियो में कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। आप सारा वीडियो को आप देखिए, आप पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 को देखिए, देन यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द चैप्टर कंप्लीटली। इसके अलावा अगर आपको और भी जानना है, और भी कोई पार्टिकुलर टॉपिक क्लास 8 का, 9 का, 10 का है, उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो आप चाहते हैं, तो आप उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए। हम लोग कमेंट को पढ़ते भी हैं, रिप्लाई भी करते हैं, ठीक है। और उसके बेसिस पर आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा हम लोग उसको फुलफिल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।